वेलकम बैक टू एवोटेक इंस्टीट्यूट चैनल। मैं आपकी उस्मा खान जो आपको आज एसएसटी का पार्ट 2 पढ़ाएगी। हम लोगों ने रिसेंटली बच्चों एसएसटी का पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया था जो था इंट्रोडक्शन। बच्चों लोग आप लोग मुझे बस ये बताओ, क्या आप लोगों को पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हो गया है? अगर आप लोगों को पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हो गया तो हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। मेरी एक आदत है कि जब भी मैं कोई न्यू क्लास स्टार्ट कराती हूँ ना, चाहे वो ऑनलाइन हो क्लास चाहे वो ऑफलाइन हो, मैं हमेशा पिछली क्लास को रिवाइज कराती हूँ ताकि जो बच्चे न्यू ऐड हुए हैं क्लास में या जिन्होंने काफ़ी टाइम से पढ़ा नहीं है तो उनके लिए वो चैप्टर समझना काफ़ी ईजी हो जाए। अब बच्चों मैं आपके ऊपर पार्ट 1 समझा देती हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर को आप सब लोग एक मूवी की तरह इमेजिन करो। पार्ट 1 में हमने एक मूवी इमेजिन किया था कि बेसेटाइन नाम का एक जेल है जहाँ पर फ्रांस की सिटी पेरिस के सारे लोग इकट्ठा होकर बेसेटाइन की तरफ गए। बेसेटाइन की इमारत को बिल्कुल नस्ल नाबूद कर दिया। बहुत बुरी तरीके से वहाँ पर उनके जनरल डायर को, जो जनरल था वहाँ का, उसको मार दिया। सॉरी फॉर दैट, डायर बोल दिया मैंने। वहाँ का जो जनरल था उसको मार दिया गया। फिर बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस सिटी में कि सारे लोग एक रूमर की वजह से बेसेटाइल को हमला किया था। ऐसा क्या हुआ था वो हमें आज पार्ट 2 में पढ़ना है। तो पार्ट 1 से हम ये सीखेंगे बच्चों कि पेरिस सिटी के सारे लोग एक रूमर की वजह से, वो रूमर याद है आप लोगों को क्या था कि हमारे राजा फ्रांस का जो किंग है वो अपने ट्रूप्स को, मतलब सैनिकों को शहर की तरफ भेज रहा है कि जाके शहर के लोगों को मारो। फिर फ्रांस के लोगों ने सोचा कि भाई अगर वो हमें मारने आएंगे तो हम भी उन्हें मारेंगे। मारने के लिए हाथापाई तो नहीं कर सकते ना, उन्हें हथियार चाहिए और हथियार उन्हें ये याद था कि बेसेटाइन में ही मिलेगा। तो एक रूमर की वजह से सारे 7000 मेन एंड वुमेन कहाँ चले गए? बेसेटाइन गए। वहाँ पर जनरल को मार दिया गया। वहाँ की बेशकीमती चीज़ें उठाकर मार्केट में बेच कर खूब पैसा कमाया और जो 7 कैदी थे वो भी भाग गए थे। तो ऐसा क्या हुआ बच्चों कि लोगों ने एक रूमर की वजह से बेसेटाइन को हमला कर दिया, किनके खिलाफ गए। तो आज हमें पार्ट 2 से शुरुआत करना है। बच्चों मैं आप लोगों के लिए पीपीटी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अगर मैं पीपीटी बनाऊंगी तो मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही डालूंगी। पीपीटी ना बनाने का मेरा एक बेसिक सा रीज़न ये है बच्चे कि आप बुक्स से पढ़ो। बुक्स मतलब कि आपको ना आपके कीवर्ड्स पता होने चाहिए, क्योंकि एसएसटी में ना बच्चों को लगता है ऐसा कि हम जो मर्जी लिखे एग्ज़ाम में हमें मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं बच्चे, आप 9th क्लास में जाने वाले हो। 9th क्लास में आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको मार्क्स मिल जाए। बच्चे काफ़ी सोचते हैं कि मैम हमें एसएसटी में मार्क्स नहीं मिले, हमने बहुत पेज भर के आए। नहीं मिलेगा बच्चों आपको मार्क्स जब तक आप एक अच्छा कीवर्ड, एक अच्छी वोकैबुलरी नहीं इंसर्ट करोगे अपने आंसर में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बुक से करा रही हूँ ताकि आपको लाइन बाय लाइन उसका मतलब पता चले। ठीक है, चलो लेट्स वी डू स्टार्ट पार्ट 2 क्लास। पार्ट 2 जो क्लास है उसका टॉपिक है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। अब मैंने आपको बताया था बच्चों की हीरो में, मूवीज़ में क्या था कि अगर हीरो को एक क्लाइमेक्स में मारा गया है तो ऐसा क्या हुआ हीरो की लाइफ में कि उसको लोग मार रहे हैं, तो उसकी हम बिल्कुल पास से स्टार्ट करते थे कहानी। तो ऐसे ही हम पहले आज के पार्ट 2 में, क्लास 2 में हम देखेंगे कि फ्रांस, जो फ्रांस कंट्री है उसका पास्ट क्या था। पास्ट से हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। चलो करते हैं। कहानी स्टार्ट होगी 1774 में। कब की है? 1774 में कहानी हमारी शुरुआत हो रही है। लुइस 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। फ्रांस का किंग लुइस 16 बच्चों, कौन? हमारा लुइस 16। अच्छा बच्चों, आप लोगों को 16 का मतलब पता है कि 16 का मतलब क्या है? मतलब कि 15
पहले बीत चुकी है। वो अपनी पीढ़ी का 16वां राजा है, लुईस फैमिली का, मतलब बोर्बो फैमिली का वो 16वां राजा है जो फ्रांस को किंग बनने जा रहा है। कब उसको थ्रोन मतलब कि उसका ताज, फ्रांस का जो ताज है उसे कब पहनाया गया? 1774 में। आगे बढ़ते हैं। जब वो 20 साल का था, ही वॉज 20 years old and married to the Austrian princess Maria Antoinette। उसकी मारिया नाम की एक लड़की से शादी हो गई। ठीक है। Upon his accession, the new king found an empty treasure। ये किंग बच्चों ऐसा किंग था जिसके किंग बनते ही 3-4 महीने बनते ही उसने शाही खजाना, हर राजा के पास अपना एक शाही खजाना होता है, किंग बनते ही उसने शाही खजाना पूरा खर्च कर दिया। जद्दा पर नहीं, अपने ऊपर और अपनी बीवी के ऊपर, मारिया एंटोनेट के ऊपर सारा। अब एक किंग के नाते अगर आप एक किंग हो तो आपको अपनी प्रजा के बारे में ही सोचना चाहिए। अगर आप अपनी प्रजा के बारे में नहीं सोचोगे तो आप किंग बनने लायक नहीं हो। ये जो राजा था, सारा खजाना, सारा ट्रेजरी जो शाही खजाना होता है, सब कुछ उसने अपने पे खर्च कर दिया और अपनी वाइफ पे खर्च कर दिया। अब वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में। Long year of war had drained the financial resources of France। अब पहले जो हमारे एक सेकेंड बच्चों, लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। अब पहले के टाइम में वॉर्स हुआ करते थे तो किंग भी वॉर लड़ता था। अब जब किंग वॉर लड़ रहा है तो वॉर के लिए तो भाई पैसे चाहिए ना, क्योंकि हथियार लाने हैं, आर्म्स लाने हैं दूसरे कंट्री को हराने के लिए। तो किंग के पास, किंग ने आधे पैसे खुद पे उड़ाए, आधे पैसे वॉर में पूरा उसने उड़ा दिया, कुछ नहीं बचा। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense place of Versailles. Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain. The war added more than $1 billion livres, यहाँ एक वर्ड है livre, to a debt that had already risen to more than $2 billion livres। इसका मतलब ये है कि बच्चों उसकी 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, उसको भी उसने कुछ पैसे दिए ताकि वो आज़ाद हो सके। अब मतलब एक ऐसा राजा जो प्रजा के बारे में, पब्लिक के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, वो सिर्फ क्या सोच रहा है? अपने बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, अपनी फ्रीडम के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में। उसने सारा पैसा खर्च कर दिया। ऊपर से अब एक बात बताओ बच्चों, जिस राजा के पास कुछ नहीं है, सपोज करो आपके पास पापा ने आपको पॉकेट मनी दी, आपने महीने की पॉकेट मनी क्या करा? 2 दिन में खर्च कर दी। अब आपको बचे हुए जो दिन है महीने के, उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अब आप क्या करोगे? खर्चे तो आप बंद नहीं करोगे, आप इस केस में करोगे लोन लोगे। किससे? मम्मी से, दीदी से, भाई से, व्हाटएवर, जिससे भी आपका अटैचमेंट, आप लोन लोगे। तो ऐसा ही किंग ने भी लोन लिया। जब किंग के पास सारे पैसे खत्म हो गए बच्चों, तो उसने लोन लिया। ऑलरेडी बच्चों उसके पास 1 बिलियन लिव्रे फ्रांस की करेंसी है। ठीक है, फ्रांस की करेंसी के नाम पे बच्चों लिव्रे। उसने ऑलरेडी लोन ले रखा था, बल्कि 2 लिव्रे लोन और बढ़ गया। मतलब ये बंदा लोन लिए जा रहा है, वो बिलियंस में, इतनी बड़ी अमाउंट में। लेंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। जो भी बच्चों उसके लेंडर थे, जो उसको लोन देते थे, अब लोन पे भी आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो जब भी वो लोन लेता तो उसको 10% इंटरेस्ट लगाकर देना पड़ता। सो द फ्रांस गवर्नमेंट वाज ऑब्लिगेड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, running government office or universities. The state was forced to increase taxes. Yes. एक किंग के पास
कुछ पैसा नहीं है, उसे अपने दरबार को चलाना है, उसे अपनी किंगडम को चलाना है। किंगडम को क्या चलाना है, जैसे क्या क्या उसे खर्चे हो सकते हैं, उसको आर्मी का कॉस्ट मेंटेन रखना है कि आर्मी के जो भी खर्चे होते हैं वो भी पे करने हैं उसे, कोर्ट, अपने गवर्नमेंट के खर्चे, इन सारी चीज़ों को भी पे करना है। अब आप खुद सोचो, एक किंग जिसने सारा राजा जो शाही खजाना है वो खर्च कर दिया, अब उसके पास जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती तो वो भैया लोन लेता बट उसको 10% ब्याज भी पे करना पड़ता। अब आप पीछे सोचो बच्चों, अब आप लोन ले रहे हो और आपके खर्चे भी हैं, तो किंग ने क्या किया, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसने जनता के ऊपर जो कमोडिटीज़ है, जो चीज़ें हैं, उसका टैक्स बढ़ा दिया। तो आप खुद सोचो, एक ऐसा राजा जो क्या कर रहा है, आप पब्लिक के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप बल्कि पब्लिक के लिए मुसीबत बन रहे हो। आप पब्लिक के लिए जो चीज़ें हैं, बेसिक कमोडिटीज, जो बेसिक चीज़ें हैं, नमक, तंबाकू, ये सब चीज़ें खाने पीने की, उन सब पे आप टैक्स बढ़ा रहे हो। तो उसने अपने खुद के खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने किंगडम के खर्चों को पूरा करने के लिए उसने टैक्स का रेट क्या कर दिया बच्चों, इंक्रीज कर दिया। Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. चलो यहाँ तक बच्चों स्टोरी क्लियर हुई। इसीलिए लोगों को नफरत थी अपने किंग से, लुई 16 से, कि ये वो किंग है जिसने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, और अपने बारे में सोचने के लिए उसने हमारे ऊपर ही टैक्स का रेट क्या कर दिया बच्चों, बढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे लुई 16 जब किंग था तो उसके टाइम पर किस टाइप का सिस्टम था लोगों का। जैसे हमारे यहाँ पे होता है बच्चों, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कि हम सभी की हैसियत, पैसों की हैसियत को देखकर हमने अपर क्लास दे दिया, फिर मिडिल क्लास दे दिया, फिर लोअर क्लास दे दिया। ऐसे ही लुई 16 के यहाँ पर भी एक सिस्टम था। ये देखो बच्चों, इसके भी 3 सिस्टम है, 3 ग्रुप में डिवाइड है। इसने अपने लोगों को, अपनी जनता को 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में रहते थे क्लर्जी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पादरी। क्या बोलते हैं, पादरी। क्लर्जी मतलब कि जो लोग, आपको पता है कि ये लुई 16 जो था वो फ्रांस के किंग से बिलोंग करता था, तो इनके भगवान कौन होंगे, हमारे जीसस क्रिस्ट। ये ना जो भी राजा महाराजा थे पहले के, वो अपने से ऊपर भगवान को मानते थे, मतलब वो जीसस क्रिस्ट को मानते थे, और भगवान को पूजने वाले कौन, इनके पादरी, फादर, सिस्टर। तो लुई 16 अपने से ऊपर हमेशा फर्स्ट स्टेट में किसको रखता, क्लर्जी को रखता। सेकंड स्टेट में वो खुद आता, नॉबिलिटी, मतलब कि राजा और राजा की फैमिली सेकंड स्टेट में आती थी। बच गए थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में बच्चों देखो, ये है हमारी पब्लिक। कौन आता है, पब्लिक। पब्लिक में वही बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट, लॉयर, फिर किसान, आर्टिसन, स्मॉल पीसेंट्स, लैंडलेस, लेबर। मतलब टोटली अगर देखा जाए तो थर्ड स्टेट को किस में डालते थे बच्चों, सिर्फ पब्लिक को डालते थे। तो राजा अपने से ऊपर क्लर्जी को रखता, फिर अपने आप को रखता, बचे हुए लोग कहाँ जाते थे, थर्ड स्टेट में। या ये था सिस्टम फ्रांस में, लोगों को इस तरीके से डिवाइड कर रखा था। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे।
The society of state was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution. एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। वापस से इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। अब यहाँ पर था, अब देखो सुनो बच्चों, जो लोग भी फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे, सेकंड स्टेट से बिलोंग करते थे, इन दोनों लोगों को ना कुछ प्रिविलेज थी, मतलब कुछ सुविधाएं थी जो कौन देता था, किंग इनको प्रिविलेज प्रोवाइड करता था। को किसको, फर्स्ट स्टेट को और ओनली सेकंड स्टेट को। अब हम देखते हैं वो कौन से ऐसे प्रिविलेज है बच्चों जो वो प्रोवाइड करता। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों यहाँ देखो, मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को बाय बर्थ ही दो प्रिविलेज मिलता था, दो सुविधाएं। पहली सुविधा ये थी कि इन दोनों स्टेट के लोगों को टैक्स देना जरूरी नहीं है, मतलब कि क्लर्जी और सेकंड स्टेट में किंग तो टैक्स नहीं पे करेगा ना, तो लेगा। तो फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं थी। ये था पहला प्रिविलेज। सेकंड प्रिविलेज ये था कि फर्स्ट स्टेट थर्ड स्टेट से टैक्स लेता था बच्चों। फर्स्ट स्टेट थर्ड स्टेट से, मतलब कि क्लर्जी के लोग पब्लिक से टैक्स लेते थे। यहाँ देखो बच्चों, all members of third state had to pay tax to the state. These include direct tax for tithe. इसे हम बोलते हैं टाइल। जब फर्स्ट स्टेट थर्ड स्टेट से टैक्स लेता तो उसे हम कहते हैं टाइल, TAILLE। टाइल। चलो, टाइल अब वो लेते क्यों थे? फर्स्ट स्टेट के लोग धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पे थर्ड स्टेट से टैक्स लेते थे। मतलब कि वो बोलते कि अगर तुम मुझे टैक्स दोगे तो मैं इससे और चर्च बनाऊंगा, मतलब रिलीजन के नाम पर ही वो टैक्स लेते थे। अब रिलीजन के नाम पर तो भैया देना ही पड़ेगा आपको। और दूसरा, सेकंड स्टेट भी थर्ड स्टेट से टैक्स लेता, उसे हम बोलते थे टाइथ। क्या कहते थे? टाइथ। अब राजा भी तो टैक्स लेगा ना। राजा क्या करेगा? टैक्स लेगा किसके ऊपर? खाने पीने की चीजों के ऊपर। तो अब देख रहे हो पब्लिक के ऊपर कितना बर्डन है। एक तो पब्लिक को दो टाइप के टैक्स देने पड़ते थे, एक टाइप फर्स्ट स्टेट को और एक टाइप सेकंड स्टेट को। तो किस पब्लिक को गुस्सा नहीं आएगा अपने किंग पर? यही एक रीजन है बच्चों जिससे पब्लिक के ऊपर गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। अब आप आगे देखो बच्चों, तो मैंने आपको समझा दिया है। एक सेकेंड, बच्चों अभी के इतना बाकी है, आगे देखते हैं। बच्चों हमारी क्लास यहीं ख़त्म हो गई है। आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि क्या आपको दोनों पार्ट 1 इट मीन्स क्लास 1 एंड पार्ट 2 इट मीन्स क्लास 2, आप दोनों को ये पार्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं कि नहीं हुए? एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ क्लास एंड होने से पहले। हमने ये पढ़ा बच्चों कि लुइस 16 नाम का एक किंग था
20 साल की एज में ही उसने मारिया एंटोनेट से शादी कर ली और सारा शाही खजाना उसने अपने ऊपर खर्च कर लिया। अब वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उसने कई लोन भी लिए और लोन लेने पर उसको 10% इंटरेस्ट भी देना पड़ता। अब उसको अपने रेगुलर एक्सपेंस को कंप्लीट करने के लिए उसने लोगों के ऊपर क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। और टैक्स बढ़ाने की वजह से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। फ्रांस में 3 टाइप का स्टेट पाया जाता है, मतलब कि लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट स्टेट मतलब कि क्लर्जी, अपने से ऊपर वो क्रिश्चियन क्लर्जी को रखता था। सेकेंड स्टेट मीन्स वो अपने आप को रखता था नॉबिलिटी। एंड थर्ड स्टेट में पब्लिक। 2 टाइप के टैक्स वो लेता था, फर्स्ट स्टेट थर्ड स्टेट से, जिसे बोलते हैं हम टाइप धर्म के नाम पर, और सेकेंड स्टेट थर्ड स्टेट से, जिसे बोलते हैं टाइप, जो नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों पर लेता था। अब आप खुद सोचो, क्या ऐसा किंग बनने लायक है रियलिटी में? अगर इस टाइप के किंग अगर हमारे देश में आएंगे तो हमारा क्या होगा? तो ये था हमारा पार्ट 2 बच्चों। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। प्लीज़ मेरे लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि मेरी क्लास कैसे लगी आपको। अब हम मिलते हैं आपको पार्ट 3 में। बच्चों मैं अपनी क्लासेस एसएसटी का जो वीडियो है वो मैं 3 डेज ही अपलोड करूँगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आपको मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 11 बजे मेरा वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगा। वहाँ जाइए, क्लास लीजिए। मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी, हमारा खुद का एक ऐप भी है, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। अभी फ़िलहाल के आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से समझिए। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना और अच्छे से अपने यूटी की तैयारी कीजिए। बाकी मैं आपके हेल्प के लिए हूँ। बाय बच्चों।